नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शिष्टमंडल के साथ G20 शिखर सम्मेलन 2022 में शामिल होने के लिए पहुंचे बाली। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों के साथ तोमर की द्विपक्षीय चर्चा, भारत आने का दिया निमंत्रण। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक समारोह में जलदूत ऐप और जलदूत ऐप ई ब्रोशर किया जारी। कहा, डेटा से जमीनी स्तर के कार्यों की बेहतर योजना बनाने में मिलेगी मदद। जलदूत ऐप से देश भर में भूजल स्रोतों के जल स्तर की होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, हर वर्ष कृषि योग्य हजारों हेक्टेयर भूमि चला जा रहा है शहरीकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस में इससे खेती की भूमि का घटता जा रहा है रकबा। इसकी भरपाई करने के लिए प्रदेश सरकार ने 5 साल में 43,850 हेक्टेयर खराब भूमि को कृषि योग्य बनाने का किया फैसला। देश में रोजगार के अवसरों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। पिछले एक वर्ष में 9 चुनिंदा सेक्टरों में बढ़ा 10 लाख रोजगार। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के चौथे दौर पर रिपोर्ट जारी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और 5 राज्य सरकारों ने जनजातीय इलाकों में सेमिनार किए आयोजित। इन क्षेत्रों के लोग थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से होते हैं प्रभावित। विशेषज्ञों ने जनता के लिए पोषण युक्त चावल के लाभों से कराया अवगत। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने मंत्रालय के शिष्टमंडल के साथ G20 शिखर सम्मेलन 2022 में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया के बाली पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री बाली में कनाडा की कृषि एवं खाद्य मंत्री मैरी क्लाउथ बिबियो तथा ऑस्ट्रेलिया के सहायक व्यापार मंत्री टिम आयर्स के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। द्विपक्षीय बैठकों में केंद्रीय मंत्री तोमर ने दोनों मंत्रियों को अगले वर्ष भारत में होने वाली G20 एग्री समिट में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही भारत की अगुवाई में वर्ष 2023 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष में सहयोग के लिए अनुरोध भी किया। कनाडा व ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों ने इस संबंध में आश्वस्त किया। और आइए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में जलदूत ऐप और जलदूत ऐप ई ब्रोशर को जारी किया। जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस ऐप का उपयोग पूरे देश में एक गांव में चयनित 2-3 कुओं के जल स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। खुले कुओं में जल स्तर की मैनुअल निगरानी वर्ष में 2 बार 1 मई से 31 मई तक प्री मानसून जल स्तर के रूप में और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक उसी कुएं के लिए मानसून के बाद के स्तर के लिए मापी जाएगी। जलदूत अर्थात जल स्तर मापने के लिए नियुक्त अधिकारियों को भी माप के हर अवसर पर ऐप के माध्यम से जियो टैग की गई तस्वीरें अपलोड करनी चाहिए। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि नए ऐप के शुभारंभ के साथ राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और ग्राम पंचायतों को भूजल स्तर के डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने और केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस के विश्लेषण के लिए इसे आत्मसात करने की दिशा में खुद को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाटरशेड विकास, वनीकरण, जल निकाय विकास और पुनर्निर्माण, वर्षा जल संचयन जैसे पहलों को बढ़ावा देने के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में भूजल स्तर कम हो गया है। उन्होंने कहा कि यह ऐप देश भर में जल स्तर की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करेगा और परिणामी डेटा का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना और महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं के लिए किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में हर वर्ष कृषि योग्य हजारों हेक्टेयर भूमि शहरीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर में चला जा रहा है। इससे खेती की भूमि का रकबा घटता जा रहा है। इसकी भरपाई करने के लिए प्रदेश सरकार ने 5 साल में 43,850 हेक्टेयर खराब भूमि को कृषि योग्य बनाने का फैसला किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 24.11 लाख हेक्टेयर भूमि समस्याग्रस्त है, अर्थात उसमें खेती नहीं की जा सकती। इसमें खेती के लिए, कृषि के लिए अयोग्य भूमि 4.42 लाख हेक्टेयर और कृषि बेकार भूमि 3.88 लाख हेक्टेयर, प्रति भूमि 15.81 लाख हेक्टेयर है। सरकार का मानना है कि यदि इस भूमि का उपयोग कृषि कार्य में कर लिया जाए तो घट रही भूमि की भरपाई कर ली जाएगी। इसके लिए सरकार ने अगले 5 साल की कार्य योजना तैयार की है। सरकार ने फैसला किया है कि अगले 5 साल में इसमें 43,850 हेक्टेयर भूमि को कृषि या कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा। ये भूमि जिन किसानों की है, ये उन्हीं को मदद कर उन्हीं के लिए उपयुक्त बनाने का काम सरकार करेगी। इसके लिए मनरेगा की फंडिंग का भी उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना से एक और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं किसानों के लिए ज्यादा भूमि कृषि योग्य मिलेगी। ये 5 साल की योजना पीछे भी चली थी, इसको आगे भी जारी रखा जाएगा। और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के चौथे दौर की रिपोर्ट जारी की। चौथी तिमाही की रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार में बढ़ोतरी के रुझान दिख रहे हैं। अनुमानित रोजगार तीसरी तिमाही के 3.14 करोड़ से बढ़कर चौथी तिमाही में 3.18 करोड़ हो गई है। यहाँ इस बात का जिक्र करना महत्वपूर्ण है कि छठी आर्थिक गणना में सामूहिक रूप से लिए गए 9 चुने हुए क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ दर्ज किया गया था। वित्तीय सेवाओं में स्वरोजगार में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। एग्रीकल्चर के अतिरिक्त 9 क्षेत्र हैं, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी है। इन सब क्षेत्रों में डिमांड कितनी बड़ी है। और ये सर्वे इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे है जो संस्थागत रूप से 10 और उससे ज्यादा जहां पर एम्प्लॉय है। सो ये अर्थव्यवस्था के एक भाग का सर्वे है और उसका ट्रेंड ये दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे में भी रोजगार में वृद्धि हो रही है। और पोषण युक्त चावल को लोकप्रिय बनाने और इसके फायदों के बारे में लोगों को विशेष रूप से देश के जनजातीय क्षेत्रों को जागरूक करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल की राज्य सरकारों ने उन जनजातीय क्षेत्रों और जिलों में कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जहां के लोग थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की चपेट में आते हैं। विशेषज्ञों ने जनता के लिए पोषण युक्त चावल के लाभों के बारे में बताया और लोगों और स्थानीय मीडिया की चिंताओं और गलतफहमी को दूर किया। पोषण युक्त चावल के दाने सामान्य चावल में मिलाने की प्रक्रिया है। पोषण युक्त चावल सुगंध, स्वाद और बनावट में लगभग पारंपरिक चावल के समान होते हैं। ये प्रक्रिया चावल मिलों में चावल को भूमि से अलग करते समय की जाती है। चावल की भूसी अलग करने वाली मशीनों, एफआर के निर्माताओं, उद्योगों और अन्य हितधारकों पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पोषण युक्त चावल के उत्पादन और आपूर्ति के लिए चावल फोर्टिफिकेशन इकोसिस्टम उल्लेखनीय ढंग से बढ़ाया गया है। देश में 9,000 से अधिक चावल मिले हैं जिन्होंने पोषण युक्त चावल के उत्पादन के लिए सम्मिश्रण बुनियादी ढांचा स्थापित किया है और उनकी संचयी मासिक उत्पादन क्षमता लगभग 60 LMT है, जो पिछले वर्ष से 4 गुना से अधिक है। चावल का फोर्टिफिकेशन कम प्रतिवर्तन काल के साथ आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिए किफायती और पूरक रणनीति है और पोषण सुरक्षा की दिशा में एक कदम है और देश में एनीमिया और कुपोषण से लड़ने में मदद करता है। इस रणनीति को दुनिया के अनेक भागों में लागू किया गया है।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से आगरा में बाजरा किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। एक किसान ने बताया कि 3-4 महीने से फसल को पका रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। बरसात की वजह से 90% तक फसल बर्बाद हो गई। इस फसल को पशु भी नहीं खा पाएंगे। बरसात तो बाहर का भी आएगा, सब पटपट आएगा पूरे गांव में कोरे पास। हमारी का चला पूरे गांव में चले, पेड़ में चले, सब का नुकसान है। काफी नुकसान तो हुआ ही। देखिए 3-4 महीने से जो है फसल पका रहे थे, पूरी फसल पकी है। बरसात से काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल कटने का ही समय है, लेकिन अब कहाँ कटेगा, सड़ गया सब। नुकसान 90% नुकसान है कम से कम। अब इसका क्या होगा, न पशु खाएंगे न आदमी खाएगा, क्या होगा। ये 3 महीने की फसल है और इससे न तो पशु के लिए चारा हुआ हमारे के लिए और न हम कुछ खा पी आएंगे, तो इससे काफी नुकसान है। बाहर के चक्कर में गाय भी खाएगी, गाय बहुत ज्यादा, सब नुकसान करेंगे। बहुत नुकसान हुआ है मेरा तो। पानी खेतों में भरा हुआ, आप देख लो क्या भर रहा भाई, खूब भर रहा है पानी, बहुत नुकसान हुआ था। अब क्या करें। 3 दिन से वर्षा है रही है खूब भयंकर। जो बाजरा की फसल थी, सब्जी थी, सब वो नष्ट हो गई। किसान बर्बाद हो गया, हम बर्बाद है। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हमेशा की तरह इस बार भी अखरोट की बम्पर खेती हुई है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। साथ ही सरकार से मिल रहे तमाम योजनाओं का भी लाभ किसान ले रहे हैं, जिससे उनकी आय भी बढ़ी है। मैं पिछले 5 वर्षों से अपनी जो वालनट की खेती जो है हम लोग कर रहे हैं, और हमारे इस तहसील पंचायती में लगभग हर घर के लोग जो हैं अपने खेतों में उन्होंने सरकार की तरफ से दिए गए प्लांट जो हैं वो लगाए हैं। और आज जो है अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारा, इसका काफ़ी फ़ायदा ले रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सी स्कीमें चल रही हैं। उनमें से ये जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से ये अखरोट की खेती जो लोग कर रहे हैं, इसका काफ़ी जो है फ़ायदा जो हमें मिल रहा है। हार्टिकल्चर की तरफ से जहाँ पर एक FPO भी बनाई गई है, तो फार्मर आगे ही काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये है कि वो लोकल जहाँ व्यापारी जो हैं वो वालनट हमारा खरीदते थे, उसके बाद मार्केट में देते थे, तो जो मतलब कि रेट तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अब FPO बनने के वजह से FPO जो है वो सारा जहाँ का माल जो है वो खरीदेगी, और डायरेक्ट वो जो है दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह आगे की जो फर्में होंगी उनको डायरेक्ट सप्लाई करेगी, जिससे फार्मर की इनकम और बढ़ेगी। एक कनाल में 14 बूटे आएंगे और 5 कनाल पे 12,500 रुपया सब्सिडी मिलेगी। तो इसी हिसाब से आप 5 कनाल का बाग भी लगा सकते हैं, 10 कनाल का बाग भी लगा सकते हैं, 20 कनाल का लगा सकते हैं। वो ज़मीन पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ वालनट को छोड़ के किसान भाई जो वो एप्पल की फसल लगा सकते हैं। मॉडिफाइड हाई डेंसिटी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी से लगाया जा रहा है, जिसका प्लांट टू प्लांट 1 मीटर का स्पेस रहता है और रो टू रो 3 मीटर का रहता है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वे बढ़ चढ़ कर भाग लें और अच्छे से अच्छे आर्चर लगाएं, ताकि हमारी किसान भाइयों की डबल इनकम हो। और उधमपुर के मुख्य बागवानी अधिकारी राजेंद्र कुमार लोचन ने कहा कि इस साल अखरोट की पैदावार लक्ष्य के मुताबिक हुई है। हमारी कोशिश किसानों को हर तरह से प्रोत्साहन देने की है। वालनट की क्रॉप है इस साल अच्छी हुई है, क्योंकि इस साल जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि 10,000 मीट्रिक टन के आसपास होगी, वो इस वक्त है हमारी। और हमारी कोशिश यही है कि जो हमारा यूथ है, नया यूथ है, हम उनको प्रोत्साहन दें और हमारी जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम है उसका वो फ़ायदा उठाएं, ताकि वो अपना जो लाइवलीहुड है उसको आगे चला पाएँ। उसके तहत हमारी जो अभी जो नई स्कीम्स हैं हमारी, उसमें सबसे पहले आती है मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम, जो इस साल हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी टेम्परेट एरिया हैं वहाँ पे वालनट हो गया या एप्पल हो गया, उसके ऊपर हम इसको लोगों को फ़ायदा देंगे इस साल, ताकि वो अपनी जो क्रॉप है वो एक छोटे से एरिया में, जैसे कि एप्पल में 160 पौधे लगते हैं एक कनाल में, और उसमें ट्रैली सिस्टम होगा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होगा, और उसके ऊपर एंटी हेल नेट वगैरह होगा, जिससे कि क्रॉप का नुकसान भी नहीं होगा और इनकम जो है फार्मर को दूसरे साल से ही आना शुरू हो जाएगी। सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मकसद को हासिल करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वो कोई हुनर सीखकर अपनी आजीविका चला सकें। ऐसा ही एक प्रशिक्षण केंद्र फुलकारी ट्रेनिंग सेंटर है, जहां महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट सेंटर है। यहाँ पर हम फुलकारी का काम करती हैं, बेडशीटें और पिलो कवर बनाती हैं। तो ये बैच फरवरी से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं जो हमें इतनी मेहनत से काम सिखाते हैं और हम अब काम सीख रही हैं। तो यहाँ का पूरा सामान हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। यहाँ कंडी में हजारों की तादाद में पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो घर बेरोजगार बैठी हुई थी और वो यहाँ आकर अपना रोजगार चला रही हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारा बैच ख़त्म होने के बाद जो गवर्नमेंट साइड से स्कीमें हैं वो हमें दी जाएं, जैसे सोसाइटी हुई, वेलफेयर और भी बहुत सारी स्कीमें हैं इनके पास, वो हमें मिलें और हम अपना रोजगार अच्छे से चला सकें। इन लड़कियों को सिखा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का जो ये सेंटर है फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग सेंटर कंडी, ये बैकवर्ड एरिया में आता है। बैच ख़त्म होगा उनके बाद ये लड़कियाँ अपना रोज़गार भी गवर्नमेंट की तरफ से लेकर लोन वगैरह लेके ये काम कर सकती हैं। जैसा कि हमारे गवर्नमेंट की स्कीम है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1 लाख रुपए का कर्जा इनको मिलेगा, वो इनको वापस नहीं करना है। और जो दूसरी स्कीम है हमारी अपनी दूसरी स्कीम है 2 लाख रुपए की, उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी 7% है। बेड शीट्स का और शॉल्स का भी काम होता है। और दूसरे सेंटर जो है जो उधर कंडी में है उसका नाम है फुलकारी ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ जो है वहाँ भी बेड शीटें बनती हैं। वो नीडल से सुई से काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है, वो भी फुलकारी बोलते हैं उसको। और दूसरे सेंटर एक मेरे पास मंजाकोट में है, ककोड़ा में, वो है करीबल एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग सेंटर, उसमें कंबल गब्बा वगैरह निकलते हैं। और एक और ऐसा ही सेंटर हमारा मेरे पास ठंडा पानी पंजगराई में है, वो भी यही सेम क्राफ्ट है, स्टेपल एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग सेंटर। और एक और है मेरे पास मंजाकोट ही कालाबन एरिया में है, वो कारपेट का सेंटर है, उसमें ये कारपेट वगैरह बनते हैं। और अब बात कर लेते हैं मंडी भाव की और जान लेते हैं कि देश भर की मंडियों में भाव क्या रहा। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग के कारोबार में रौनक रही। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 500 रुपए की बढ़त के साथ हुए। एगमार्कनेट के अनुसार यहां 26 सितंबर को मूंग का भाव 6000 रुपए था, जो 27 सितंबर को 6500 रुपए हो गया। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में 26 सितंबर को मूंग का भाव था 6700 रुपए, जो कि 101 रुपए की तेजी के बाद 27 सितंबर को 6801 रुपए हो गया। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 26 सितंबर को मूंग का कारोबार 6710 रुपए पर हुआ। 27 सितंबर को ये 90 रुपए चढ़कर 6800 रुपए पर पहुँच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 26 सितंबर को मूंग का भाव रहा 6300 रुपए। 27 सितंबर को उसके सौदों में 10 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव हो गया 6310 रुपए। सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7275 रुपए क्विंटल था, जिसमें साल 2022-23 के लिए 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7755 रुपए क्विंटल हो गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 17,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 20,50,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन के भाव में ज्यादातर स्थिरता देखने को मिली। हालांकि कुछ मंडियों में तेजी भी आई। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में 26 और 27 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 3500 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी बीते 2 दिन लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 26 और 27 सितंबर को इसका भाव 2600 रुपए पर ही टिका रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा। 26 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 3850 रुपए, जो कि 27 सितंबर को इसके भाव में कोई अंतर नहीं आया और ये 3850 पर ही टिका रहा। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान लहसुन में हल्की तेजी आई।
यहाँ 26 सितंबर को लहसुन का भाव था 3,610 रुपए। 27 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 3,620 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4,538 टन बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान इसका निर्यात 17,643 टन रहा था। और किसान समाचार में अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की और जान लेते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। हरियाणा में अगर धान के खेतों में पौधे पीले पड़ गए हों तो 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 300 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यहाँ पर बारिश की संभावना के चलते किसान सिंचाई और किसी भी प्रकार का स्प्रे फिलहाल रोक दें। साथ ही बारिश का पानी रोक कर रखने के लिए खेत के चारों ओर बांध बनाएं। बांध ऊंचा और चौड़ा होना चाहिए, जिससे खेतों में ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके। ऐसी फसलें जिनमें ज्यादा पानी नुकसान पहुंचाता हो, उनमें खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। हरियाणा में कपास और बाजरे के किसान खेतों की विशेष देखभाल करें। इस समय इनकी फसलों में कीट लगने का खतरा रहता है। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह से दवाओं और उर्वरकों का इस्तेमाल करें। हरियाणा में इस समय प्याज बोई जा सकती है, जबकि भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों में फल छेदक कीट देखा जाता है। प्रभावित पौधों और सब्जियों को खेतों से निकाल कर नष्ट कर दें। पंजाब में गन्ने की फसल में इस समय शीर्ष बेधक का खतरा रहता है। ऐसे में किसान 10 किलो फेरेरा का छिड़काव करें। साथ ही इसके खेत की मिट्टी को थोड़ा ऊपर करके फसल की तुरंत हल्की सिंचाई कर लें। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म के लिए भी ये समय अनुकूल है। इसे रोकने के लिए कोराजन 18.5 SC का छिड़काव करें। भिंडी में जैसेट का प्रकोप दिखने पर 1 या 2 बार एकोटिन की 5% मात्रा का छिड़काव करें। इसे रोकने के लिए आप नीम आधारित कीटनाशकों का भी स्प्रे कर सकते हैं। मिर्च की फसल में सड़न रोग को रोकने के लिए 250 मिलीलीटर फोलिक्यूर का छिड़काव करें। वहीं बैंगन में प्ररोह बेधक के हमले को रोकने के लिए कोराजन 18.5 SC का छिड़काव करें। इस समय पंजाब में संतरा, अमरूद, आम, लीची, चीकू, जामुन और बेलपत्थर जैसे फलदार पौधों की बुआई की जा सकती है। दूसरी ओर पंजाब में अमरूद के पौधों में फल मक्खी का हमला हो सकता है। प्रकोप दिखाई देने पर संक्रमित पौधों को हटाकर नष्ट कर दें। साथ ही आंवला के बगीचों से खरपतवार हटा दें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा
माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने कहा कि पीएफआई कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल रहा है। कुलगाम मुठभेड़ पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि कुलगाम जिले में 24 घंटों के अंदर 2 एनकाउंटर हुए हैं। पहले एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद का एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था। दूसरे एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद के 2 लोकल आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान को और बढ़ाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने समीर महेंद्रू से कई राउंड की पूछताछ की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार किया है। विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं। विजय नायर को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 8 लोगों की मौत और 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे पर दुख प्रकट किया है। कांग्रेस की राजस्थान इकाई में पैदा हुए संकट के बीच पार्टी की अनुशासनात्मक समिति ने शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसे 224 करोड़ की लागत से एक पर्यटन स्थल और धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। नवरात्र के पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थान का दौरा कर यहां पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।